नमस्कार। 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 24 करन में जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण में 26 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी की नींद तो खुली, आज प्रचार करते हुए नजर आए, पर एक ही दिन में राहुल गांधी ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर की लड़ाई ने राहुल गांधी को प्रचार के लिए अब तक रोक रखा है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कैसे कांग्रेस और विपक्ष से बेदम बताएंगे आपको। साथ ही ममता बनर्जी की 2 दिन में पीएम मोदी को लिखे दूसरे चिट्ठी का भी जिक्र करेंगे। बात आज यूपी की राजनीति की भी होगी, क्योंकि सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश यादव के बाद आज एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को योगी की पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। योगी के ताबड़तोड़ एक्शन से अखिलेश की टेंशन बढ़ गई है। साथ ही महाराष्ट्र में विपक्ष में लड़ाई बढ़ती जा रही है। सीट शेयरिंग को लेकर खबर है कि महाविकास अघाड़ी ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बना लिया है। कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी की मीटिंग में सीटों के बंटवारे पर फाइनल मुहर लग गई है। खबरों की माने तो कांग्रेस और उद्धव बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शरद पवार की एनसीपी को 84 सीटें मिलने की खबर है। लेकिन ये बस खबर है, अंदर खिचड़ी बड़ी पक रही है। तो सीट शेयरिंग को लेकर भी कैसे मचा है बवाल, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरुआत चुनावी चर्चा के साथ, कैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विपक्ष बेदम है? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर वहां की जनता ने कांग्रेस पार्टी की हवा निकाल दी है। कारण जिस हिसाब से वोटिंग हो रही है और जो जानकारी आ रही है कि सेकंड फेज और थर्ड फेज में इससे कहीं ज़्यादा वोटिंग होने वाली है, इनका पूरा कैलकुलेशन बिगड़ गया। और इसलिए आप देखिए, राहुल गांधी आखिरी मौके पे जाते हैं, 2 दिन 2 जगह वो भाषण देते हैं, और भाषण में जनता को क्या रिलीफ देंगे वो नहीं। 56 इंच का सीना नहीं रहा, मोदी के सामने मैं बैठता हूँ, मोदी 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 मोदी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी को डुबाने के लिए। हरियाणा अभी तक नहीं गए। हरियाणा में ये पार्टी 15 दिन पहले आराम से सरकार बनाने की स्थिति में थी। सारे सर्वे कांग्रेस पार्टी के फेवर में थे, लेकिन अकल पे ऐसा लकवा मारा कि अब तमाम एनालिस्ट, पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि 30 के आसपास में निपट जाएगी कांग्रेस पार्टी। ये कमाल राहुल गांधी के नेतृत्व में ही हो सकता है। जीती हुई बाजी को हार जाना, ये राहुल गांधी की राजनीति की अपनी अलग पहचान बन गई है। आप कई जगहों पे जीतते जीतते आप हार जाते हो। पिछली बार छत्तीसगढ़ में हार गए, पिछली बार मध्य प्रदेश में तमाम सारी चीजें आपके फेवर में थी, उड़ गए। सारे सर्वे वाले कह रहे थे कि भाई अब तो जीत गए। अब लीजिए 0 सन्नाटा। तो ये जो राहुल गांधी का जो नेतृत्व है, जो बिना किसी डायरेक्शन के, मतलब आइडियोलॉजिकल लेस एंड डायरेक्शन लेस जो नेतृत्व राहुल गांधी दे रहे हैं, 1 पॉइंट एजेंडा कि मोदी को गाली देकर के राजनीति करना, ये महंगा पड़ेगा। हार का रिकॉर्ड बनाना भी एक बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। सर, बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो अंदर क्या कुछ ऐसा चल रहा है अंतर्कलह जिससे विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस पार्टी बेदम है? देखिए, विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की बात, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, वो खुद ही नेतृत्व को लेकर इतने कंफ्यूज है कि जम्मू कश्मीर में वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं, और प्रचार किसके लिए करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। वो अपनी पार्टी के लिए नहीं करते। अगर आप केवल और केवल बात कश्मीर की करोगे पाकिस्तान के एजेंडे पर, तो घाटी के क्षेत्र में 47 सीटें हैं, जिसमें से आप चुनाव कितने पे लड़ रहे हो? आपको तो सबसे ज्यादा सीटें जम्मू के रीजन में दी गई है। वहां के लोग कांग्रेस से नाराज, मतलब कांग्रेस 2-4 सीटों पर सिमट जाएगी। और घाटी के क्षेत्र में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीटें दिलवाने के लिए आप बात करोगे एंटी मोदी नैरेटिव क्रिएट करने का, मतलब
मोदी को हमने क्या कर दिया और यहां पर कश्मीर में कैसे 370 को फिर से रिस्टोर करने के लिए फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़े हैं, ये बातें करोगे तो जम्मू के लोग तो खुश नहीं होंगे। तो स्थितियां राहुल गांधी की यही है कि इनके इसी व्यवहार के कारण जम्मू कश्मीर में ये दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, हरियाणा में इनके नेता दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। जैसे शैलजा की बात हो रही है, शैलजा को मनाने के लिए बहुत कोशिश की, खड़गे ने भी मीटिंग की और खड़गे वहां चुनाव प्रचार के लिए इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि शैलजा के साथ लंबे समय से मीटिंग चल रही थी। अब इन लोगों ने देखा कि वहां पर स्थितियां विकट हो रही है तो सुरजेवाला को सामने लाया कि नहीं शैलजा आएंगी 26 तारीख को यहां पर नरवाना में मीटिंग करेंगी, रैली करेंगी। नरवाना में मतलब जो उनका लोकसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभा क्षेत्र आता है, यानी कि केवल अपने सपोर्टेड उम्मीदवार जो हैं इनके, जिनको राहुल गांधी ने टिकट दिया है, केवल उनके लिए प्रचार करेंगी, हुड्डा समर्थकों के लिए प्रचार नहीं करेंगी। 20 से 25 सीटें तो हराने के लिए शैलजा मीटिंग कर रही है दिल्ली के अंदर अपने सपोर्टर के साथ। जी बिल्कुल सर बात महाराष्ट्र की करें तो सीट शेयरिंग को लेकर भी लगातार बैठकें चल रही है। ये जो खबर आई है कि उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर डील फाइनल हो गई है, क्या सच्ची खबर है? देखिए, खबर फर्जी है ये, क्या अब तक फाइनल हुआ है ये भी समझ लीजिए। इन पार्टियों के पास जितने विधायक हैं, जिस पार्टी के, किसी के पास 56 है, किसी के पास 54 है, किसी के पास 44 है, ये जो सीटें हैं इसके ऊपर ये सहमति बनी है कि इन सीटों के ऊपर उन्हीं का उम्मीदवार होगा। 1 नंबर 2, बाकी बच जाते हैं 137 के आसपास की सीटें, 137-38 के आसपास सीटें वो बच जा रही हैं। उन सीटों के ऊपर अभी एक मत नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो किसी भी कीमत पे सबसे ज्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। उद्धव ठाकरे इस फिराक में है कि अगर हम कुछ सीटें कम पे लड़े तो मुझे मुख्यमंत्री घोषित करो। कांग्रेस पार्टी का खेल ये है कि वो ये चाह रही है कि सबसे ज्यादा सीट जीत करके आए और बिना किसी मुख्यमंत्री के नाम को घोषणा किए हुए, ताकि जब सरकार बनाने का समय आए तो ये कह सके कि सबसे ज़्यादा सीटें हमारे पास है तो मुख्यमंत्री भी हमारा होगा। इसलिए ये खबर फैलाई जा रही है क्योंकि उधर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो राजीव बताएंगे, इधर कि भाई हम लोग का काम हो गया है, बातचीत हो गई है, ये अफवाह की राजनीति में जुटे हुए। तभी मैंने कहा कि ये बस खबर ही है, अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। तो सर अंदर क्या खिचड़ी पक रही है महाराष्ट्र में? देखिए, अघाड़ी के अंदर तो सीटों पर फाइनल होगा नहीं और होने की संभावना भी नहीं है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जितनी जितनी सीटें जिसके पास है, 56 सीटें किसके पास? शिवसेना के पास, 54 ये एनसीपी के पास, तो सबसे कम तो कांग्रेस के पास ही है। तो बचे हुए सीटों में तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को चाहिए। और बाला साहब थोराट ने 2 दिन पहले बोला कि देखो भाई, सीएम तो कांग्रेस का ही होगा। उद्धव ठाकरे को मिर्ची लग गई। लेकिन अघाड़ी के अलावा महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में यह प्लानिंग चल रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी 160 से 70 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और दूसरे तरफ ये राज ठाकरे को एडजस्ट करने की कोशिश है। राज ठाकरे की मीटिंग हुई एकनाथ शिंदे के साथ और उसके साथ ही इन्होंने क्या किया, आदित्य ठाकरे के खिलाफ देशपांडे को खड़ा कर दिया, जो उनके सबसे करीबी व्यक्तियों में से है। वर्ली की सीट पर आदित्य ठाकरे घिरे हुए हैं क्योंकि वहां पर जो दावेदारी राज ठाकरे की है वो भी शिव सैनिक हैं और फिर एकनाथ शिंदे के गुट के हैं, वो भी शिवसेना ही है और आदित्य ठाकरे के समर्थक भी शिव सैनिक हैं। तो इन लोगों के बीच टकराव होगा, सबसे ज्यादा नुकसान आदित्य ठाकरे को होगा। इस बीच जो लोकसभा चुनाव में साउथ मुंबई से उनके कैंडिडेट जीते थे, लेकिन वहां पर केवल मार्जिन जो था वर्ली में 6000 वोट का था, यानी 6000 वोट शिवसेना यूबीटी ज्यादा लाई थी। इसलिए इन लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई है कि एकनाथ शिंदे अपनी सीटों में से एडजस्ट करेंगे राज ठाकरे के लिए, एक दूसरे से मुख्य समर्थन होगा, कहीं सपोर्ट, कहीं उनके समर्थन में, कहीं इनके समर्थन में, यानी कि स्ट्रेटजी बन रही है इन लोगों के बीच। अजीत पवार उसमें शामिल नहीं है और
यही स्थिति होगी आगे के तरफ जाके कि अजीत पवार साथ रहे या न रहे, हम लोग जो गठबंधन कर रहे हैं उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। सर एक छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे, फिर इस पे चर्चा मनीष सर से भी करेंगे। बार बार ये ममता बनर्जी लेटर क्यों लिख रही हैं पीएम मोदी को? क्योंकि ममता बनर्जी की परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि उनको लग रहा है कि पहले तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख लोगों ने विद्रोह किया, विरोध किया, प्रदर्शन किया, अब 50 लाख लोग एक साथ सड़क पर आने वाले हैं। ब्लेम किस पर लगा है? उनके ऊपर तो ब्लेम लग चुका है और ये मोदी को लेटर लिख लिख कर बता रही है कि देखो हमारी कोई गलती इसमें नहीं है, पूरी गलती है जो केंद्र सरकार की है। हमने तो भरपूर प्रयास किए किसी तरीके से बाढ़ वाले क्षेत्रों को एडजस्ट करने के लिए, वहां पर हमारा जो फ्लड मैनेजमेंट था वो बेहतर था, अचानक से पानी छोड़ दिया तो हम लोग यहां परेशानी में फंस चुके हैं, इसलिए लेटर बार बार लिख रही हैं। लेकिन जो उन्होंने इस बीच डीवीसी से अपने लोगों को बाहर किया है, वहां के सचिव को बाहर किया है, इसके ऊपर केंद्र सरकार एक्शन लेने की तैयारी। सर तो क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? बार बार सीएम ममता पीएम मोदी के सामने क्यों गिड़गिड़ा रही हैं? देखिए, शी इज अ फेल्ड चीफ मिनिस्टर। जनता की नजरों में ममता बनर्जी की साख नील हो गई है। भाई ये डीवीसी, ये दामोदर रिवर के ऊपर और उसके ट्रिब्यूटरीज के ऊपर वो बांध बना हुआ है। इसको सौरो ऑफ बंगाल कहते थे दामोदर को, और ये कोई अभी से व्यवस्था नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के समय से डीवीसी के डैम्स वगैरह बने हैं, अभी तक कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई क्या? हर साल डैम्स के जो गेट्स हैं वो खोले जाते हैं, हर साल सब कुछ होता है। आपको तो चिंता अपनी कुर्सी की लगी हुई है, तो आप बाढ़ का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? और दूसरी चीज क्या हो रही है कि ये जो डॉक्टर्स ने जो धरना प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी को जिस तरह से बैकफुट पे जाना पड़ा, उससे एक मैसेज चला गया जनता के बीच कि ममता बनर्जी को शेरनी नहीं है। अगर दिक्कत है तो प्रोटेस्ट करने के लिए सरकार के सामने हम लोग आएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, तो ममता बनर्जी को झुकाया जा सकता है। ये कॉन्फिडेंस, ये डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट के बाद बंगाल के हिंदुओं को खास करके ये बात अब समझ में आ गई है कि घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, ममता बनर्जी को झुकाना है तो सड़क पे आना है। और इसीलिए ममता बनर्जी को यह समझ में, जैसे ही उनको समझ में आया कि धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट हो सकता है, आपकी नाकामी को सामने फिर ला करके कोई बवाल मच सकता है, उन्होंने आनन फानन केजरीवाल टिक लगाना शुरू कर दिया, रोना धोना है, देखिए हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, इसको निकाल लो, उसको ये कर दो। चिट्ठी लिखने से काम चलेगा? चिट्ठी लिखने से काम चलेगा? मुख्यमंत्री हैं आप, आपको एक्शन लेने का काम चलेगा। ये बांग्लादेशियों की तरह ये नहीं कि बाढ़ का पानी आया, अभी बारिश बहुत ज्यादा हुई इस बार। भाई नीतीश कुमार तो नहीं कर रहे, पटना आधा डूबा हुआ है, मुंगेर डूबा हुआ है, भागलपुर डूबा हुआ है, सुल्तानगंज डूब गया है। भाई बाढ़ है तो पानी आ गया, ये तो अब इसके लिए भी सारे लोग मोदी मोदी करना चालू कर दे, ये कोई तरीका है? तो ये ममता बनर्जी बुरी फंसी हुई है। वेदर भी जो है, इंद्र भगवान भी चाह रहे हैं कि आपका जो है छुट्टी जल्दी हो। नाकामी छुपाने की ये पूरी कोशिश है। सर बात यूपी की करें तो योगी बाबा के ताबड़तोड़ एक्शन से क्यों अखिलेश यादव परेशान हो गए? देखिए, अखिलेश यादव को थोड़ा घमंड हो गया। 37 सीटें आई लोकसभा में तो इनको लगने लगा अगला सीएम तो हम ही बनेंगे, योगी को रिप्लेस कर देंगे। ये परेशानियां जो उनके अंदर से आई, हो सकता है कुछ राहुल गांधी के संगत का भी असर हो, तो इसके कारण इनका जो मन बढ़ रहा था दलित पिछड़ा करते हुए, दलितों में भी पिछड़ों में भी जातीय आधार पर इन्होंने मंगेश यादव, अनुज प्रताप सिंह करना शुरू कर दिया। वही योगी ने जवाब दिया है कि देखो जाति देखकर हमारे एसटीएफ है जो गोली नहीं चलाते हैं। अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि देखो भाई यहां पर खून की नदियां बह रही है, लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल भी पूछा जा रहा है कि आपके परिवार में ही मुलायम सिंह यादव आपके पिता थे, जिन्होंने आंख बंद करके ये भगवान राम के सेवकों पर, कार सेवकों पर गोलियां चला दी, और यहां जो चोर डकैत के ऊपर गोलियां चल रही है तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। और यही सारी चीजें उपचुनाव में और आगे आने वाले चुनाव में जनता उसका जवाब दे देगी। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो कोई सिंह मारा गया,
तो ये किसको आगे कर रहे हैं? देखिए फ्रॉड किस तरह से ये लोग करते हैं, तो उदयवीर सिंह को आगे कर दिया। उदयवीर सिंह जो है वो बयान दे रहे हैं, नाम का सिंह है ओबीसी वो। आप ये समझिए कैसे पब्लिक को हिंदू, मैं देख रहा था आंकड़े, भाई योगी आदित्यनाथ के रिजीम में जितना भी अगर इनकाउंटर हुआ है, अपराधियों को मारा गया है, तो आप जाति देख रहे हो ना, और हम धर्म देख ले तो ज्यादा तो हिंदू इनकाउंटर हुआ है। मतलब आप जाति देख करके माइक्रोस्कोप लगा दोगे कि भाई जाति देख करके गोली चलाई जा रही है, तो हम धर्म के हिसाब से क्यों ना देखें? तो कहने का मतलब यह है कि न जाति देखी जा रही है, न धर्म देखी जा रही है। जो आदमी कानून को अपने हाथ में लेगा उसको ठोका जा रहा है, और यही तरीका है। ये अखिलेश यादव की सरकार के दौरान जो लोग दहशत में रहते थे, 6 बजे के बाद लड़कियां अपने घर में घुस जाती थी, उसका समर्थन किसी भी कीमत पे किसी को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ पर पीएम मोदी को एक और लेटर लिखा है। 2 दिन के अंदर लिखी दूसरी चिट्ठी में ममता ने आरोप लगाया है कि दामोदर घाटी निगम ने उनसे सलाह लिए बिना पानी छोड़ा, जिससे बंगाल के जिले डूब गए। वहीं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें हो रही है, पर नतीजों में मुहर नहीं लग पा रहा है। तो वहीं चुनावी माहौल में चुनावी राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विपक्ष पूरी तरह से बेदम है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।